अब 1956 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आता है। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए आपको एक उसके सेंट्रल प्लैंक को समझना होगा। जो सेंट्रल प्लैंक था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन का वो था वन यूनिट स्कीम। That one unit scheme made it possible for Pakistan to have its first constitution, because in other case there had been much of the bickering between East Pakistan and West Pakistan. What was one unit scheme? ये चार जो प्रोविंसेस हैं वेस्ट पाकिस्तान के, क्योंकि 1947 के बाद कितने प्रोविंसेस थे? 5 प्रोविंसेस थे। एक प्रोविंस सबसे बड़ा था बाय पॉपुलेशन, वो था बंगाल। बंगाल की पॉपुलेशन 10 मिलियन ज़्यादा थी बाकी सारी पॉपुलेशन से, जो कि वेस्ट पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस की पॉपुलेशन थी, उससे 10 मिलियन ज़्यादा, यानी 1 करोड़ ज़्यादा थी। तो अंडर इट जो ईस्ट पाकिस्तान था वो डिमांड कर रहा था अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा पॉलिटिकल पावर्स, ज़्यादा सीट्स असेंबली में, जिसके ख़िलाफ़ एक रिजेंटमेंट थी वेस्ट पाकिस्तान में, जहाँ पर ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी पंजाबियों की थी और उसके बाद और उसके साथ उर्दू स्पीकिंग लोगों की थी। तो इसके ख़िलाफ़ इस रिजेंटमेंट को ख़त्म करने के लिए या बंगालीज़ की डिमांड को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो पॉपुलेशन के बेसिस पर कर रहे थे, ये सोचा गया कि इन 4 सूबों को मिला दिया जाए और एक सूबा बना दिया जाए। तो 4 सूबों को मिलाने से जो एक सूबा बनेगा उसको विंग बोला जाएगा, ईस्ट विंग या वेस्ट विंग या वेस्ट पाकिस्तान, और दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान था। दोनों पाकिस्तान जो है ऑलमोस्ट इक्वल हो गए पॉपुलेशन में, गो के अभी भी ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो थी वो ज़्यादा थी, वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा फ़र्क था, अब थोड़ा फ़र्क हो गया। अब इस बेसिस के ऊपर, क्योंकि ये जो वन यूनिट स्कीम थी ये 1955 में सिकंदर मिर्ज़ा ने एक गवर्नर जनरल के ऑर्डर्स के साथ ये स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया था, जिसके ख़िलाफ़ बंगालियों में अच्छी खासी रिसेंटमेंट थी, और उसके बाद से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था हमें आज़ादी दे दें। ये आज़ादी का किस्सा बहुत देर से चल रहा था, बल्कि 1947 के फ़ौरन बाद ही जब लैंग्वेज का इशू उभरा और कायदे-आज़म ने ये डिक्लेयर किया कि सिर्फ उर्दू ही नेशनल लैंग्वेज होगी, और उसमें बंगालीज़ की एस्पायरेशंस का ख्याल नहीं रखा गया और बंगालीज़ को कत्ल भी किया गया, ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा को कत्ल किया गया, तो उसके बाद एक तरह से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई, और वो बंगाली पॉलिटिशियंस या लीडर्स जो मुस्लिम लीग के साथ शामिल थे, जैसे फजलुल हक जो शेर बंगाल जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान को प्रेजेंट किया था, वो भी पाकिस्तान से आज़ादी का मुतालबा करना शुरू हो गए थे। तो ये सिलसिला काफ़ी देर से जारी था, इंडिया ने बाद में आके इसको एक्सप्लॉइट किया था। तो उनके दिल में और ज़्यादा नफ़रत पाकिस्तानियों के, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गई और पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़, और उनको ये पता था कि वन यूनिट स्कीम सिर्फ इसलिए क्रिएट की गई है कि बंगालीज़ को उनका ड्यू शेयर असम्बली में ना दिया जाए, यानी ज़्यादा सीट्स ना दी जाए। अब वन यूनिट स्कीम के फ़ौरन बाद ही जो पंजाब के पॉलिटिशियंस थे या वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी कि देखिए अब तो पॉपुलेशन थोड़ी सी पास आ गई, अब कोई ना कोई हम रास्ता निकालते हैं। तो बंगाल की एक बहुत बड़ी पार्टी थी यूनाइटेड फ्रंट, तो उनके साथ इनका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया कि बंगालीज़ जो है राज़ी हो जाएंगे कि वो इक्वल सीट्स लें असम्बली में और इक्वल सीट्स जो है दूसरे विंग की जाएँ, तो दोनों विंग्स की इक्वल सीट्स होंगी असम्बली में, किसी को भी ज़्यादा सीट्स नहीं दी जाएंगी, जो कि बंगालीज़ पहले समझते थे कि हमारा हक़ है ज़्यादा सीट्स के लिए। और दूसरे नंबर पर फिर वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने उनका ये डिमांड मान ली कि बंगाली को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाएगा। तो 2 नेशनल लैंग्वेजेस उस वक़्त 1956 में डिक्लेयर की गई, वन वाज उर्दू एंड अनदर वाज बंगाली। सो बोथ ऑफ दीज नेशनल लैंग्वेजेस बिकेम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके साथ ही ज़ाहिर अब सेनेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ एक ही असम्बली के अंदर, क्योंकि इक्वल सीट्स हैं। सेनेट उस वक्त बनती है अपर हाउस जिसको बोलते हैं, हम इस तरीके से करते हैं, ये है असम्बली और ये है ऊपर अपर हाउस होता है, ये नीचे वाला क्या होता है लोअर हाउस। लोअर हाउस होती है असम्बली
और असेंबली यानी असेंबली ऑफ द पीपल, लोगों की असेंबली, जो नेशनल असेंबली बोलते हैं। तो नेशनल असेंबली में अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सीट्स दी जाती हैं। और ऊपर सेनेट में जितने चाहे छोटा प्रोविंस है या बड़ा प्रोविंस है, इक्वल सीट सबको दी जाती हैं। तो पहले जो है यहाँ पे बिल पेश किया जाता है, यहाँ पास होता है, फिर अपर हाउस में जाता है, तो फिर वहाँ से पास होता है, तो हम कहते हैं कि बिल पार्लियामेंट ने पास किया है। तो इसको बोलते हैं, इन दोनों हाउसेस को मिला के बोलते हैं पार्लियामेंट। इन दोनों हाउसेस को मिला के क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। हम देखें तो हमारे पाकिस्तान में जो नीचे लोगों का हाउस है, जिसको हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, उसको नेशनल असेंबली बोलते हैं, ऊपर को कहते हैं सेनेट, और दोनों को मिला के कहते हैं पार्लियामेंट। इंडिया में नीचे वाले को लोकसभा बोलते हैं, ऊपर वाले को राज्यसभा, दोनों को मिला के पार्लियामेंट। ब्रिटेन में नीचे वाले को हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, ऊपर वाले को हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दोनों को मिला के पार्लियामेंट। अमेरिका में नीचे वाले को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ऊपर वाले को कांग्रेस, दोनों को मिला के ऊपर वाले को सेनेट, नीचे वाले को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और दोनों को मिला के कांग्रेस बोलते हैं। तो पार्लियामेंट और कांग्रेस एक ही चीज होती है। तो बहरहाल अब ऊपर सेनेट की जरूरत नहीं थी। सेनेट तो पाकिस्तान में 1973 में आई, जब बंगाल हमसे जुदा हो गया। उसको पता चला हाँ यार सेनेट होनी चाहिए, फेडरेशन की मजबूती के लिए सेनेट की ज़रूरत होती है। लेकिन चूंकि ईस्ट और वेस्ट विंग के ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में ये कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था कि इक्वल सीट्स दी जाएंगी उनको, इस वजह से ऊपर सेनेट नहीं बनाई गई। तो वन हाउस पार्लियामेंट थी, ये दो हाउसेस नहीं थे, कितने थी? वन हाउस पार्लियामेंट। वन हाउस पार्लियामेंट का एक बड़ा टेक्निकल सा नाम है जिसको कहते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। तो आप समझ सकते हो कि हाउ इंपॉर्टेंट वाज वन यूनिट स्कीम टू गिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। द फर्स्ट, आई मीन दिस इज द सेंट्रल प्लैंक। अगर आपको ये याद रहा तो फिर बाकी याद रहेगा आपको। तो वन यूनिट स्कीम जो है एक चीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल प्लैंक है इसका। फिर उसके बाद यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यानी एक हाउस की असेंबली, फिर उसके बाद उर्दू एंड बंगाली एज नेशनल लैंग्वेजेस, इन दोनों को बनाया गया क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हो गया था दोनों बंगालीज में उसमें। हालांकि तब भी अवामी लीग ने शोर मचाना शुरू कर दिया था क्योंकि अवामी लीग ऑटोनॉमी के हक में थी। उस वक़्त अवामी लीग के लीडर ये नहीं थे मुजीबुर रहमान, उसका शायद भशवाई थे, और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से इनकार कर दिया था क्योंकि उनके ख्याल में वन यूनिट स्कीम को बनाकर वेस्ट पाकिस्तान को आपस में चारों सूबों को मिला के ईस्ट पाकिस्तान के बराबर पॉपुलेशन लाने की कोशिश की गई है, जो हमारे हक के ऊपर डाका है। बहरहाल बाकी जो पार्टीज हैं उन्होंने मान लिया था, तो उनके दरमियान में कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, उर्दू एंड बंगाली एज नेशनल लैंग्वेजेस। अब हम देखते हैं कि क्या सेंट्रलाइजेशन थी या सूबों को ऑटोनॉमी दी गई? नहीं, सेंट्रलाइजेशन थी। सेंट्रलाइजेशन क्या है? प्रेसिडेंट हैड मोर पावर्स। जब प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, तो अगर वो हेड ऑफ द स्टेट है तो फिर उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं। तो प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स हैं। प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं? ये 3 पावर्स को आपको याद रखना है। आप अगर आपने देखना है कि प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर है, तो एक पावर आपको देखनी होगी कि उसके पास इमरजेंसी पावर है कि नहीं है। तो इमरजेंसी पावर इसके पास, किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है कि प्रेसिडेंट के पास है? जिसके पास हो उसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। तो प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स हैं, इमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट के पास है। इमरजेंसी पावर्स का मतलब है मुल्क खतरे में है, टूटने वाला है नाउजुबिल्ला, या फिर उसको कोई बहुत बड़ा रिस्क आ गया उसके ऊपर, तो अचानक ही प्रेसिडेंट फिर क्या करता है? प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर देता है और सारी पावर्स अपने हाथ में ले लेता है। यानी कि उसके हाथ से लिखी हुई कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, उसके मुंह से बोली हुई कोई भी चीज़ लॉ बन जाती है, ऑर्डर बन जाता है। तो इमरजेंसी पावर्स उस वक्त जब जंग वाले दिन हो, जब मुल्क टूटने वाला हो, कोई सिविल वॉर हो जाए या कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए कि जिसकी वजह से आपका मुल्क खतरे में, तो आप उसको इमरजेंसी लगा दो। हमने देखना है कि इमरजेंसी किसके पास है। इमरजेंसी 1956 में प्रेसिडेंट के पास थी। फिर दूसरी आपने देखना कि क्या प्रेसिडेंट असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो उस वक्त असेंबली को डिसॉल्व कर सकता था प्रेसिडेंट, मगर किसके कहने पर? प्राइम मिनिस्टर के कहने। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस नहीं देगा तो प्रेसिडेंट असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। इसे आपको पता चला, आपके ज़हन में आया होगा, तो फिर प्रेसिडेंट के पास तो पावर ना हुई, वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है। अगर वो एडवाइस नहीं करता, नहीं कहता प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट तो असेंबली नहीं तोड़ सकता। लेकिन प्रेसिडेंट के पास एक और पावर है कि वो अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर ला सकता है। मतलब कुड सेलेक्ट या कुड चूज
प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम असेंबली। ये भी हो सकता है कि वो असेंबली से अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करे नया, और उसे कहे कि आप असेंबली को तोड़ने की एडवाइस मुझे भेजें। वो असेंबली की तोड़ने की एडवाइस भेजता है और उसके बाद वो असेंबली तोड़ता है। लेकिन ये भी नहीं होता, कोई भी उसको ऐसा बंदा नहीं मिलता, या कोई भी उसका सिलेक्टेड या चूज किया हुआ बंदा उसको एडवाइस नहीं करता, तो फिर उसके पास कौन सा चारा रह जाता है? इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स लगाकर सारी कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ में ले ले और अपनी मर्जी से अपने मुंह से ऑर्डर निकाले, असेंबली को डिसॉल्व कर दो और माशाल्लाह लगा दो। और यही किया सिकंदर मिर्जा ने बाद में, जब असेंबली सारी की सारी मुत्तहिद होगी सिकंदर मिर्जा के खिलाफ, उनको कहना शुरू कर दिया कि इलेक्शंस करवाओ, तो फिर सिकंदर मिर्जा ने क्या किया? खुद से ही इमरजेंसी लगाकर तो मार्शल लगा दिया और वो मार्शल उसके खिलाफ ही चला गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स हैं तो इसका मतलब है सेंट्रलाइजेशन है। डॉक्यूमेंट में कहने को डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ था पाकिस्तान इज अ फेडरेशन, लेकिन in reality Pakistan was not a federation. In reality it was a unitary form of government. Unitary form of government means all the powers were in the hands of one person at the center, that is the central powers were more as compared to provincial autonomy. तो एक ये हो गया। फिर उसके बाद एक और चीज़ थी, इस्लामिक कमेटी बनाई गई। इस्लामिक कमेटी में इस्लामिक रिसर्च भी करेगी, वो बताएगी असेंबलीज को कि कौन से लॉज इस्लाम के मुताबिक हैं, उनको किस तरीके से इस्लाम के मुताबिक लाया जा सकता है। और नंबर 2, अगर कोई लॉ असेंबली ने बनाया विच इज रिपग्नेंट विद द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, इस्लामिक कमेटी हैड द पावर टू वीटो इट। उसको वापस भेज सकती थी कि ये लो दोबारा से बनाओ मेरी सिफारिशात के मुताबिक। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस्लामिक कमेटी वॉज पावरफुल। अदरवाइज अब 1962 में देखें, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, इस्लामिक काउंसिल्स बनी हैं मगर वो इतनी पावरफुल नहीं वो वीटो कर सकें, वो सिर्फ एडवाइजरी हैं, एडवाइस दे सकती हैं कि आप इस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस तरीके से बनाएं। तो इस तरह से इस्लामिक कमेटी, अच्छा ये आपने शिक्के, बाकी सारी आप चाहे ना याद रखें, लेकिन आपने जब एनालिसिस करना है तो ये याद रखनी है, ये कोई इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। आप अगर देखें और फर्ज करें इसके अलावा आप कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करना चाहते हो तो फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंडर आने वाली क्लॉजेज आप शामिल कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने पहले पढ़ लिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसका प्रीएम्बल बना था, इसका दिबाचा बना था, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ही एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक इसको बनाया गया था। मसलन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था कि इस्लामिक आइडियोलॉजी को एडॉप्ट किया जाएगा, तो इसमें भी बहुत सारी इस्लामिक लॉज थे। मसलन कैसे मुसलमानों की ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक बनाया जाए, मसलन इस्लामिक फ़ॉरेन पॉलिसी, मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाया जाए। फिर उसके बाद ये था कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हेड ऑफ़ द स्टेट एंड हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, बोथ ऑफ देम वुड बी मुस्लिम्स। फिर सॉवरेनिटी हमेशा अल्लाह के लिए है और अल्लाह के लिए ही ठहरेगी, और रिप्रेजेंटेटिव द पीपल जो है इसको ट्रस्ट समझ के अल्लाह की सेट किए हुए पैरामीटर्स के अंदर रह के आवाम की खिदमत करेंगे। तो ये सारी शिक्कें कौन सी हैं? ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो पहले इलेक्शन में आपको बताया था। तो आप इसके अलावा ये भी लिख सकते हो फंडामेंटल बेसिक ह्यूमन राइट्स, वो भी शामिल किए इसमें। फंडामेंटल जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, हाँ वो फंडामेंटल बेसिक ह्यूमन राइट्स आपके ख़त्म हो जाते हैं जब इमरजेंसी पावर्स, मुल्क ख़तरे में है तो इमरजेंसी पावर्स लगा दी, तो फंडामेंटल बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं ह्यूमन राइट्स, वो प्रेसिडेंट जो है उसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड भी कर सकता है, लेकिन वो इसमें मौजूद रहे कि फंडामेंटल राइट्स होंगे। फिर पाकिस्तान फेडरेशन ठहरा, पाकिस्तान पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ठहरा। फिर उसके बाद पार्लियामेंट कैसी है? यूनिकेमल पार्लियामेंट है या वन हाउस पार्लियामेंट है, और आप इसके अंदर जुडिशरी और जो एग्जेक्टिव है उसके दरमियान में जो पावर्स हैं उसको भी सेपरेट किया गया। तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पढ़ा, लेकिन आपने अगर 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें पढ़ ली तो आपको आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो 1962 के अंदर भी इन यही चीज़ें बहुत सारी मौजूद हैं, ख़ास और ये 3 चीज़ें जो पहले 3 लॉज हैं ये मौजूद हैं, तो हमने वो दोबारा नहीं पढ़ने, हमने 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की वो चीज़ें पढ़नी है जो इसमें नहीं हैं ताकि हमें याद रहे, और फिर उसके बाद उसी के ऊपर एनालिसिस करना है। जो पीछे वाली चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ बीच में शामिल हो जाती हैं अगले कॉन्स्टिट्यूशन में।
तो आपने हमने पिछला कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कौन सा था, 1935 का इंडिया एक्ट, तो उस बेसिस बना। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स और एम्स कौन से थे, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में दिए, वो भी सारे इसके अंदर शामिल हैं। और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 1 यूनिट स्कीम। और फिर उसके बाद नीचे 1 यूनिट स्कीम के बाद बाकी ये शिक्के मौजूद हैं। अब हम देखते हैं 1 यूनिट स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो 1 यूनिट स्कीम क्या है? अब 1 यूनिट स्कीम के फायदे क्या थे, प्रोज एंड कॉन्स। व्हाट वर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ 1 यूनिट स्कीम, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ 1 यूनिट। जो ये अगर मैं इस तरीके से बनाऊं पाकिस्तान, तो ये जो पाकिस्तान है ये, और यहां पे एक और पाकिस्तान यानी बंगाल, तो ये 2 यूनिट्स हैं। इसके कितने प्रोविंसेस थे उस वक्त? उस वक्त इसके पाकिस्तान के प्रोविंसेस थे ऑलमोस्ट ये 1 2 3 4 और 5। अब ये चारों सूबों को मिला के तो एक विंग बना दिया गया, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान बना दिया। इसको कहते हैं 1 यूनिट स्कीम, और इसकी पॉपुलेशन के करीब ये आ गया। तो ये 2 पाकिस्तान थे उस वक्त। प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं इसमें, अगर हम देखें इसके फ़ायदे क्या थे। नंबर 1, इक्वल डेवलपमेंट हो सकेगी बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के दोनों विंग्स में। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन बन पाएगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो उस वक्त ही मुमकिन हुआ जब 1 यूनिट स्कीम बन गई। फिर तीसरे नंबर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिकेसी कॉस्ट एफिकेसी आ गई। जो कॉस्ट मैनेजमेंट है वो बेहतर हो गई, लेस एक्सपेंसिव हो गया। पहले 4 असम्बलीज थीं, अब 1 असम्बली हो गई। 4 सेक्रेटेरिएट, 1 सेक्रेटेरिएट मेन हो गया, जो लाहौर कैपिटल ठहरा यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान में, ढाका जो है ईस्ट पाकिस्तान में वो ठहरा। उसके अलावा जो प्रोविंशियल प्रेजुडिसेस हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। ये भी एक एम था कि प्रोविंशियल प्रेजुडिसेस को ख़त्म करके एक पाकिस्तानियत की फ़ील आए बाकी सब में, तो उनमें बेहतर इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो ये कुछ फ़ायदे थे या एडवांटेजेस थे। तो एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, या फिर इक्वल डेवलपमेंट। दूसरे नंबर पर एंड ऑफ प्रोविंशियल प्रेजुडिसेस, प्रोविंशियल प्रेजुडिसेस, एंड ऑफ प्रोविंशियल प्रेजुडिसेस। नंबर 3, कॉस्ट इफेक्टिव। 4 असेंबलीज की बजाय 1 असेंबली, तो कॉस्ट कम होगी इससे। फिर उसके बाद इसमें है प्रोविंशियल प्रेजुडिसेस, कॉम्प्रोमाइज मुमकिन हो सका। कॉम्प्रोमाइज बिकेम पॉसिबल ऑन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो सका इसको। तो ये इंपॉर्टेंट इसके एडवांटेज। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके डिसएडवांटेजेस भी थे, खास तौर पे बंगालीज फेल्ट डिप्राइव्ड। वो तो समझते थे कि ये हमारे खिलाफ साजिश हुई है। 1 यूनिट स्कीम जो है हमें हमारी रिप्रेजेंटेशन को कम करने के लिए एक साजिश थी। तो बंगालीज फेल्ट डिप्राइव्ड। प्रोविंशियल प्रेजुडिसेस ग्रू, प्रोविंशियल प्रेजुडिसेस ग्रू, क्योंकि पेपर के ऊपर तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है, पेपर के ऊपर प्रोविंशियल प्रेजुडिसेस खत्म हो जाएंगी, सारे इंटीग्रेशन आ जाएगी। लेकिन इवन वेस्ट पाकिस्तान में भी अच्छी खासी इसके खिलाफ रिजेंटमेंट थी। सिंध में इतनी रिजेंटमेंट थी कि सिंध की गवर्नमेंट को ख़त्म करना पड़ गया था सिकंदर मिर्ज़ा को, क्योंकि सिंध जो है, और फिर उसके बाद खैरपुर और जो बहावलपुर की असम्बलीज थी, जो स्टेट असम्बलीज थी, वहाँ पर भी काफ़ी रिजेंटमेंट थी। उनका ख्याल था कि जो बड़ा प्रोविंस है उसकी कल्चरल डोमिनेशन हो जाएगी, हमारे कल्चर के ऊपर एक वार है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि बड़ी आसानी से पुश्तो लैंग्वेज ख़त्म कर दें कुछ सालों में और सारे उर्दू बोलना शुरू हो जाए, या सिंधी बोलना शुरू हो जाए और महाजरों की ज़ुबान जो उर्दू है, जो वहाँ से आई हुई है, वो बोलना शुरू कर दें। इतनी आसानी से नहीं होता, सदियाँ लगती हैं कल्चर को इवॉल्व होते हुए। तो
अच्छा, जब ये बात शुरू हो गई कि अपने अपने कल्चर्स को ख़त्म करके एक कल्चर को डेवलप करो, तो सबके दिल में ये ख्याल आया कि उर्दू हमारे ऊपर थोपी जा रही है, हमारी लैंग्वेजेस का क्या बनेगा, हमारे कल्चर्स का क्या बनेगा। तो प्रोविंशियल प्रेजुडिसेस और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। और इसके बाद compromise on administrative efficacy, क्योंकि आपने एक जो 4 सूबे हैं छोटे छोटे, उनको एडमिनिस्टर करना आसान है एक एक मैनेजमेंट के 4 मैनेजमेंट्स के लिए, बजाय कि इतना बड़ा सूबा बना दो तो एक मैनेजमेंट उसको करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 में जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका लॉ है 1 यूनिट स्कीम, उसके ऊपर ये प्रोज एंड कॉन्स हैं।